हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज हम पढ़ने वाले हिस्ट्री। यह मॉडल सेट 1 है और हम करने वाले 1 से लेकर 10 तक, और 10 के हम पूरा डिटेल में कुछ बता देते हैं जिसमें लिया गया इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और जो भी इसमें क्वेश्चन लिया गया है पूरा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम लेवल के लिए। और बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि क्या सर कि ये जो है बिहार बोर्ड का है या झारखंड बोर्ड का या कौन सा बोर्ड का है। तो ये देखिए बता देते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस जो भी सब्जेक्ट है सिर्फ हिंदी इंग्लिश को छोड़कर आपको सभी बोर्ड में चलेगा, ठीक है। और जो रहा हिस्ट्री भी आपको झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड जो भी बोर्ड में उन सभी में काम देगा। और बता दें कि जैसे मेरा जो सेट बनाया आप सबके लिए 1 से लेकर 10 तक बनाए हैं, और आपको 1 से लेकर 5 तक थोड़ा सा ईजी रहेगा, 6 से लेकर फिर 10 तक थोड़ा सा हार्ड रहेगा। और दोनों के दोनों अटेंड, ये मेरा बनाया हुआ और ये मॉडल सेट आपको खरीद कर लाएंगे तब इसमें से पढ़ाएंगे। तो आप हम यही कहेंगे कि ये जो मॉडल सेट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इतना महत्वपूर्ण है कि आप सोच नहीं सकते। हम कहेंगे कि आप 10 के 10 मॉडल सेट जरूर अटेंड करेंगे, ठीक है। और अगर आप शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर देंगे, और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो लास्ट तक रुकेंगे जरूर, उसको बता दिया जाएगा। चलिए 1 नंबर में देखिए, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। अब देखिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो आप कमेंट में देख रहे हैं, मतलब बाद में देख रहे हैं, तो क्या कीजिए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये राखाल दास बनर्जी को क्या कहा है, मोहनजोदड़ो का अवशेष मिले हैं। और हम क्या करेंगे फुल डिटेल के साथ, जो पूरे यूट्यूब पे बहुत कम टीचर करते हैं, बहुत देखते हैं, हम देखते हैं कि जैसे वो गया टिक करवाया बस आगे चल गया। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि हम जो करने वाले 1 से लेकर 5 तक फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हो सके तो 6 के बाद थोड़ा सा डिटेल कम कर देंगे, लेकिन इतना तो डिटेल में चलता है, ठीक है। तो राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष से मिला, तो 1920, 1921, 1922, 1923। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या हो, तो ये 1922 में मिले थे, ठीक, राइट। और वही पूछा जाता है कि हड़प्पा का यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर हड़प्पा रहता तो 1921 में। हड़प्पा के कौन किया, तो दयाराम साहनी। कौन के, दयाराम साहनी। अब ये भी याद रखिए जरूर कि दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में कहाँ उत्खनन करवाया, तो हड़प्पा में करवाया था, राइट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आ गया 2 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या रावी नदी। तो इसमें देखिए ज़्यादा खासकर कंफ्यूज बच्चा इसी में होता है कि हड़प्पा है तो क्या लगा दे। तो हड़प्पा सभ्यता की सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोल रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता समझ के क्या करते, गलत लगा लेते। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होता, हमारा राइट आंसर डी होगा, क्योंकि ये हड़प्पा है ना कहाँ है, तो रावी नदी। और ये जो हड़प्पा के उत्खनन करवाया था तो 1921 ईस्वी में हुआ था, और किसने करवाया था, तो दयाराम साहनी करवाया था, राइट। और यहीं पर पूछा सिंधु घाटी सभ्यता है, ये मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो आर.डी. बनर्जी, राइट। और कब हुआ था, 1922 में है। चलिए बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आ रहा है बहुत है। देखिए मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना, देखिए फुल डिटेल पढ़ाएंगे तो कुछ मज़ा आएगा, ठीक है, और नहीं फुल डिटेल में पढ़ाएंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम सोचेंगे फुल डिटेल में पढ़ाएंगे। चलिए अब 3 नंबर में कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। अब बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसे किस धातु का ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार हम सब है कि किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होगा, मान लीजिए कोई किसी न किसी चीज़ का तो ज्ञान हम उसको नहीं होगा, उसी प्रकार सिंधु घाटी के निवासी को ज्ञान नहीं था। किस चीज़ का, सोना का, चांदी का, तांबा का या लोहा का। तो ये किसका था, लोहा का ज्ञान नहीं था, किसको, सिंधु घाटी के निवासी को। और ये लोहा का ज्ञान कब होता है, तो वैदिक सभ्यता में, जिसे आर्य लोग जैसे कहते हैं वैदिक सभ्यता में इसको ज्ञान होता है, ठीक है। और वहाँ से ही लोहा की खोज होती है, और वहाँ से औजार बनाना स्टार्ट कर देता है। और वही बता दें कि सबसे पहले खोजा गया था तो तांबा खोजा गया था, और मतलब सबसे पहला धातु कौन था, तो तांबा था, और जिसे बनाने वाला पहले कुल्हाड़ी था, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले कौन सा धातु खोजा गया था, तो तांबा, और उससे बनाने जाने वाला कौन सा था, कुल्हाड़ी था, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए एक आपको कुछ 50 करवाएंगे, 50 का कितना होगा, 75 क्वेश्चन होगा। इतना डिटेल में कराएंगे तो 75 होबे करेगा। चलिए 4 नंबर की सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त है। सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार मतलब यहाँ पर जो है ना नहाने वहाने वाला व्यवस्था बहुत ही बड़ा था। विशाल स्नान जो विशेष अवसर पर ही इसका यूज किया जाता था, ठीक है। तो कहाँ पर मिला है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो ये कहाँ पर मिले, तो ये मोहनजोदड़ो मिले, कहाँ, मोहनजोदड़ो। बहुत बढ़िया, बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब इसके देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कि अशोक किस वंश का शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो ये नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर क्या हो, तो ये मौर्य वंश के थे। कौन, तो अशोक। बहुत बढ़िया। और देखिए अशोक के बारे में कहा जाए तो अशोक बहुत ही अच्छा आदमी था। अशोक तो इसका मौर्य वंश का था, और इसका जो काल था 304 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व के, सॉरी 232। देखिए इसका जो काल था कितना, 304 से 232। अब सर बोलिएगा बच्चों, क्या बोले सर ये तो 304 ज़्यादा है और ये 332 कम है। तो इसका जो ईस्वी में होता है ना ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर आप कहिएगा तो ईस्वी के बारे में
खुद फुल डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। और ये जो अशोक है, अशोक सबसे सबसे शक्तिशाली सम्राट था। क्या था? अशोक सबसे शक्तिशाली सम्राट, मतलब इतना शक्तिशाली था कि मत पूछिए हो, ठीक है। और ये मौर्य वंश के शासक था। कौन? तो अशोक था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 6 नंबर के हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे? तो अशोक को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो ये जो भारत का नेपोलियन, तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अब ऐसे ही पूछा जा सकता है, समुद्रगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या बताइए? नेपोलियन बताइए, राइट। और किस या पूछेगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, राइट। यहाँ पर तो आपको कंफ्यूज नहीं ना होगा, कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये जो समुद्रगुप्त है किसका पुत्र है? तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारी देवी का पुत्र। किसका? चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारी देवी का पुत्र था। कौन? समुद्रगुप्त। और ये समुद्रगुप्त है ना, कहीं भी जाता था, कहीं भी, मान लीजिए कितना कहीं भी जाए, पूरे भारत को जीत लेता तो जीत ही लिया था, भारत को तो जीता तो जीत ही गए। लेकिन बाद में जो हुआ ना कि मतलब कहीं भी जाता युद्ध करता था तो क्या करता था, वहाँ जीत के ही आता था, कभी भी हारता नहीं था विजय। ये समुद्रगुप्त, इसीलिए से क्या किया, भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा, राइट। अब समझ में आ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? अब देखिए 16 जो महाजनपद थे जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध था, अवंती था, कौशल था या अवाध से था? तो इसमें राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। हम देखिए ये बहुत स्टूडेंट कहते हैं सर लाइव आते हैं तो आप नाम क्यों नहीं लेते? मेरा इस विद्यार्थी से बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि अब विद्यार्थी से अरे नाम लेंगे, देखो नाम तुम्हारा लेंगे ना तो इतना डिटेल में कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। क्या बोले? अगर नाम तुम्हारा लेंगे ना तो इतना डिटेल में जल्दी पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि देखिए नाम लेंगे तो नाम के पास चक्कर में रह जाएंगे, तो इसे डिटेल पढ़ाने में टाइम लग जाएगा। तो यही सोचो कि जितना डिटेल में कहीं भी मिले, मेरे से छोड़ो, कहीं भी ऐसा स्टडी मिले कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा फोकस दो, हम यही कहेंगे। बाकी हमसे भी नहीं पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पर नाम बोला जा रहा है वो तो हम कहते हैं कि वो बेकार ही है, बकवास टाइम पास हो रहा है आप सबके लिए, आप सबके पास टाइम नहीं है आप सबके अब, ठीक है। और नाम के चक्कर में मत रहिए, अच्छा खासा बोर्ड में नंबर लाइएगा तो अच्छा हो जाएगा। तो ये कौन था? मगध था। उसके बाद बता दे कि अवंती, कौशल, ये मतलब चारों के चारों थे ना, मगध मतलब सबसे शक्तिशाली था। और उनमें से सबसे शक्तिशाली मतलब 16 महाजनपदों में से एक सबसे शक्तिशाली था मगध था, और ये चारों के चारों भी शक्तिशाली था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, नहीं समझेगा सबका सब होगा, राइट आंसर ए हो, मगध होगा। और मगध क्यों शक्तिशाली है यह आप जरूर बताएंगे, ये गंगा नदी के किनारे शायद है तो आप बता सकते हैं जरूर, ठीक है। चलिए 8 नंबर देखिए, महावीर ने निर्माण कहाँ प्राप्त किया? महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति कहाँ किया या निर्माण कहाँ प्राप्त किया, यही बता सकते हैं। तो पावापुरी में, वैशाली में, चंपारण में, नालंदा में। अगर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो समझिए बहुत गलत बात है। अगर आप इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे थे। इसका जो राइट आंसर क्या होता? ये हमारा राइट आंसर पावापुरी में। कौन किए थे? तो महावीर स्वामी ने किया था। क्या किए थे? उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। किसको? तो पावापुरी में महावीर स्वामी को, राइट। और इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? तो ये 527 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था, और 72 साल की अवस्था में, मतलब 72 साल हुए ना उसका उम्र, तो ये मर गए थे, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लिए थे। मरना नहीं इसको कहते, इस आदमी खुद कहते मोक्ष प्राप्त कर लिए थे, राइट। और देखिए इतना इस डिटेल में पढ़ाना अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप सब कमेंट करेंगे अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर इतना अच्छा डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो सिर्फ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्या बताइए? 527 में जन्म हुआ था, राइट। और 72 साल की अवस्था में मृत्यु होगा। आपसे कोई पूछा जाएगा कि महावीर स्वामी का मृत्यु कितने साल की अवस्था में हुआ? तो 72 साल के, बता दीजिएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 527 में। 2 क्वेश्चन हो गया, और एक 3 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ इससे बताइए आप? तो ये क्वेश्चन पढ़ने में मजा है कि वो पढ़ने में, नाम वाला पढ़ने में मजा है? तो फिर आप बोलते कि ये सर ये नहीं। आप देखिए 9 नंबर की, स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे 9 का क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे 9 का क्या होगा। तो ये स्तूप का संबंध किससे? तो ये बौद्ध धर्म से, राइट। स्तूप का संबंध किससे? बौद्ध धर्म से। हमारा राइट आंसर ये होगा। चलिए, और ये कहाँ पर है? स्तूप कहाँ है? तो सांची में है, ठीक है। आप तो जानते भी कि सांची कहाँ पर है, तो बहुत जरूरी है कि आप जानते ही होंगे। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें ट्रिक रखिए, बहुत जल्दी जो बच्चे होते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से राइट आंसर कौन लगाए और ये नहीं लगाए। तो ये भारत है, महाभारत है, ठीक। महाभारत के वेद व्यास है। और वहीं पूछा था रामायण, रामायण के कौन है? तो वाल्मीकि है। कौन है? रामायण के कौन है? तो वाल्मीकि। रामायण के वाल्मीकि और वेद व्यास। महाभारत के मनु के मनुस्मृति। कौन है? मनुस्मृति के कौन सा है? मनुस्मृति, ठीक है। मनुस्मृति कौन है? तो मनु होगा, राइट। और महाभारत के वेद व्यास और वाल्मीकि रामायण के। चलिए बहुत बढ़िया।
अब आगे देखिए, मनु समृद्धि के लेखक कौन है? तो मनु, इसका राइट आंसर। और बाणभट्ट के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। बाणभट्ट के रचनाकार कौन है? तो हरिसेन है। और तुलसीदास शायद बरवे रामायण का है। आप इसको कन्फर्म करेंगे कि तुलसीदास जो है वो किसका लिखा था? बरवे रामायण का है ना। आप इसको कन्फर्म करेंगे कि ये तुलसीदास बरवे रामायण लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ये आप कमेंट में कन्फर्म कर सकते हैं। और ये कालिदास हमको पता नहीं कि कौन सा लिखे, तो आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है, हमें भी कुछ ज्ञान हो जाएगा इसमें। चलिए, अब 12 नंबर पुराणों की संख्या कितनी थी? ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये 18 है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई डिटेल वाली बात नहीं है। चलिए, अब 13 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इल्तुतमिश, जलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। इसमें राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा 13 का, आपसे जल्दी जल्दी कमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर होगा। चलो, बहुत बढ़िया। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? मतलब कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ था? तो ये 1193 ईस्वी में हुआ। कब? 1193 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली, नई दिल्ली। और चलिए, अब एक आपसे सवाल पूछते हैं कि ये ताजमहल कहाँ है? ताजमहल कहाँ है? तो आप कमेंट करेंगे ताजमहल कहाँ है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत से स्टूडेंट का आ रहा है आगरा। चलिए, बहुत जो स्टूडेंट किया बहुत अच्छा है। 14 नंबर देखिए, दीन ए इलाही किससे संबंधित है? दीन ए इलाही किससे संबंधित है? तो बाबर, अकबर और जहांगीर, इनमें से कोई नहीं। इसमें क्या हमारा राइट आंसर? तो अकबर हमारा राइट आंसर है, बी हमारा राइट है। बहुत बढ़िया, बी लगाने वाला 100% सही। और देखिए, अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब की? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत कब थी? ये 1582 में किए थे। और ये मोस्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम ये कहेंगे कि इस क्वेश्चन को आप जरूर ये अटेंड करेंगे, बहुत बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। और यहाँ से पूछा जा रहा है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की? और दौलताबाद का जगह कहाँ है? तो ये मुंबई का एक शहर है, ठीक है, मुंबई का एक नगर है जहाँ पर ये दौलताबाद है। तो ये किसने किया था? बलबन किए, मोहम्मद बिन तुगलक किए, बाबर की, अकबर किए। तो इसका राइट आंसर क्या हो? तो मोहम्मद बिन तुगलक किए थे। क्या किए? दिल्ली से दौलताबाद कर दिए थे, राइट। चलिए, बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके जो बता दें क्या नंबर है? 15 नंबर, इसको बता दें। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चलें। देखिए, अब यहाँ पर मेरा एक, अगर आप काम कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप फर्स्ट बार चैनल पर आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल कर लीजिए, अगर करना है तो। नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा हम कर रहे हैं कि पूरे यूट्यूब पे तो है पढ़ाई होता है, यूट्यूब पे पढ़ाई होता है। 2-3 ऐसे टीचर है, तो हम देखते हैं कि ये फुल डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। हम नहीं कहते कि हम ही खुद पढ़ाते हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं जो हाँ अच्छा खासा पढ़ाते हैं, हम देखे हुए हैं। और ऐसे 2-3 हैं जो सिर्फ टिक लगवाते जाते हैं। हम उनसे कहेंगे कि बाबू अच्छा खासा पढ़ो, नाम के चक्कर में मत रहो। नाम के चक्कर में अभी रह जाओगे तो बाद में क्या होगा कोई ठीक नहीं है, टाइम पास हो जाएगा। उससे फिर आप बुक से पढ़ सकते हो अच्छा खासा, ठीक है। चलो, 16 नंबर, नहीं तो हमारे चैनल पर भी नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन है? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो शाहजहां, मोहम्मद शाह है, औरंगजेब है, या बहादुर शाह जफर है। अगर आपको नाम के पीछे लगना है तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या? तो बहादुर शाह जफर हमारा राइट आंसर डी होगा। क्या कहा जाए? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बादशाह कौन था? जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या होगा। हम चलिए बता दी तभी बताइए, तो राइट आंसर डी होगा। चलिए, बहुत आ गया। अब चलिए, 17 नंबर कहा जा रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यहाँ पर देखिए, ख्वाजा रहे, देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे या शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहे, क्या लगेगा? अजमेर राइट आंसर हमारा लगेगा। क्या लगेगा? अजमेर। बहुत बढ़िया, आगे चले। अब देखिए, अलबरूनी किसके साथ भारत रहता? अलबरूनी किसके साथ भारत रहता? तो मोहम्मद गजनी, बाबर, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा, तो क्या होगा? चलिए, बहुत बढ़िया, ये मोहम्मद गजनी के साथ रहता। कौन? अलबरूनी आया था। और कहाँ पर आया था? तो भारत और श्रीलंका को, मतलब भारत और श्रीलंका में घूमने आया था। कहाँ आया था? भारत और श्रीलंका। ये मतलब 11वीं शताब्दी में आया हुआ था शायद, राइट। तो ये 11वीं शताब्दी में शायद अलबरूनी आया हुआ था। आपसे कन्फर्म करें कि 11वीं शताब्दी में आया था, ठीक। और ये भारत और श्रीलंका में घूमने आया था, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कंप्लीट है। और ये 19 नंबर आपके सामने आ गया कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये रामानंद। बहुत सही इजी क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखेंगे। ये बार बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया। आप नहीं विश्वास है तो 10 साल का क्वेश्चन बैंक खोल के देख लेंगे, तो ये 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तलवंडी किस राज्य में किसका जन्म स्थान है? देखिए, इजी क्वेश्चन लेने का मकसद ये था कि ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसीलिए हम लिए हैं। तो तलवंडी किसका जन्म स्थान है? गुरु नानक का राइट आंसर ये हमारा होगा। चलिए, बी नंबर सही है। चलिए, अकबर का संरक्षण कौन था? अकबर का संरक्षण कौन? फैजी था, मुनीम खां था, अब्दुल रहीम था, या बैरम खां था? इसका राइट आंसर क्या? तो ये बैरम खां हमारा राइट आंसर डी होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, डी लगाने वाले का 100% सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? आप जरूर कमेंट करेंगे।
तो सही है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चले, चलिए आगे चले कि नहीं चले, चलिए आगे चले। चलिए अब ये सॉरी इसके बारे में कुछ बता दें कि बैरम खां क्या क्या थे, अकबर का संरक्षक कब थे। तो ये देखिए 1556 में ना अकबर को सम्मानित किया गया था। कब किया था? अकबर को सम्मानित किया गया था। उसके बाद क्या किया, 1556 से लेकर 1560 तक, 1556 से लेकर 1560 तक क्या हुआ, ये क्या थे, बैरम खां इसके संरक्षक थे। ठीक है, किसके? तो अकबर के, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। आपसे पूछा जाएगा कि बैरम खां 1956 से 1556 से 1560 तक अकबर सॉरी बैरम खां किसके संरक्षक थे? तो अकबर के, राइट। यहाँ बता सकते हैं इसे। आइन एकबरी किसने लिखा? आइन एकबरी किसने लिखा? तो फैजी, बाबर, अब्दुल फजल, इनमें से कोई नहीं। इसमें राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारा राइट आंसर डी सी हमारा राइट आंसर होगा। अब्दुल फजला हमारा राइट आंसर है। किसका? आइन एकबरी किसने लिखा? तो अब्दुल फजल लिखे हैं। और यह किस भाषा में लिखे? आप जरूर बताएंगे किस भाषा में लिखे हैं। अब्दुल फजल किस भाषा में लिखे हैं? चलिए जल्दी बताएंगे कि ये फारसी भाषा में लिखे। और ये जो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि ये कौन सा भाषा में है। देखिए आपको बता है ना, अगर ऐसे रहेगा कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम देते हैं, जैसे हाँ इब्न बतूता रहेगा, इब्न बतूता ने कौन से भाषा में लिखा है? तो अरबी में लिखा। और ये आइन एकबरी है, तो ये क्या लिखा? अब्दुल फजल। और कौन से भाषा? फारसी भाषा में। कौन से शताब्दी में? कौन से शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में लिखा गया था। कौन से? 16वीं शताब्दी में। आइन एकबरी आइन एकबरी किसने लिखा? तो अब्दुल फजल ने। अब कितने शताब्दी में? तो 16वीं शताब्दी में लिखे थे, राइट। चलिए यह क्या क्वेश्चन, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण किस भाषा में लिखा है? तो ये इब्न बतूता है। तो आपको पहले बताएं कि अलबरूनी देखिए ये था क्या था? आइन अकबरी। अकबर ने तो होगा तो फारसी भाषा में, और ये इब्न बतूता है तो कौन सा? अरबी होगा। फारसी को इसको हटा देना है और अरबी को रख लेना है। राइट आंसर ये होगा। चलिए समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आपके सामने 24 नंबर गौपुरम का संबंध है। गौपुरम का संबंध है किससे? मंदिर से, व्यापार से, नगर से, ये गाय से। इसका राइट आंसर क्या हो? तो ये हमारे मंदिर से क्या है? संबंध है। ठीक है। और देखिए ये जो मंदिर बना था किसके लिए बना था? तो हिंदुओं के लिए बना था। किसके लिए? हिंदुओं के लिए। हिंदू के लिए खासकर यहाँ पर हिंदू युवा ही माने जाते। जैसे मान लीजिए कि हिंदू ही रह सकते हैं और मस्जिद रहता तो इसमें मुसलमान हो सकते थे, राइट। और इसमें तो हिंदू रहेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और देखिए 25 नंबर की निम्न में से महिला संत थी। निम्न में से महिला संत थी। इसका 25 क्वेश्चन आप आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं और राइट 25 का आप जरूर कमेंट करेंगे। चलिए अब 26 नंबर देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो विजयनगर से हमारा राइट आंसर, या बहमिनी साम्राज्य से, या गुप्त साम्राज्य से, या मौर्य साम्राज्य से। इसका राइट आंसर क्या? तो विजयनगर साम्राज्य से हमारा राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर है। और देखिए ये जो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित, तो विजयनगर हमारा राइट आंसर है, ये होगा। ठीक है। और इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होने वाली है। और ये कहाँ पर है? तो विजयनगर तुंगभद्रा नदी। कहाँ पर है? विजयनगर कहाँ स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी। कहाँ पर? तुंगभद्रा नदी के स्थित, तुंगभद्रा नदी पर। ठीक है। ये आप जरूर याद रखेंगे, राइट। चलिए इसके बारे में आगे और पढ़ाएंगे। देखिए आप क्या है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा? ये किसी को भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और हम सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन जरूर याद कर लेंगे बढ़िया से। ठीक है। इसका राइट आंसर जीएस लेवी देव होगा। ठीक है, बी हमारा राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 28 नंबर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में हुआ था। 1336 से लेकर 1646 के बीच में हुआ था। कितना? 1646 में। 1336 से लेकर 1646। अब ये भी पूछा जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336। ये क्वेश्चन शायद 1336, ये क्वेश्चन शायद अभी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन है? तो देवराय प्रथम, हरिहर एवं बुक्का, कृष्ण देव राय, सदाशिव राय। इसका राइट आंसर क्या हो? तो हरिहर बुक्का किया था। किसने? हरिहर बुक्का ने। ये कौन थे? ये दोनों भाई थे और ये 4 भाई थे। भैरव नाम था एक, और क्या नाम था ये याद नहीं है, लेकिन 3 भाई का नाम है हरिहर, बुक्का और भैरव, 3 का नाम है। लेकिन 2 भाई क्या किए? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, राइट। ये तो समझ गए ना, बढ़िया से समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था, ब्रिटिश था, डच था, या फ्रांसीसी था? आप कमेंट करें क्या होगा। राइट आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्या होगा। ठीक है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये पुर्तगाली थे, राइट। और ये पुर्तगाली कब आए थे? तो ये 17 मई को, 17 मई 1498 का। आपको पूछा जाएगा पुर्तगाली भारत कब आया था? तो 17 मई 1498 को आया था। कब आया था? 17 मई 1498 को आया था, राइट। और ये किस माध्यम आया था? तो समुद्र के माध्यम से। समुद्र आप जानते ही, समुद्र के माध्यम से कहाँ था? भारत आया था। भारत में आया, थोड़ा देर आया, बस फिर चला गया। ठीक है।
तो राइट आंसर ए होगा। और ये वास्को डिगामा ही था। ठीक, अब देखिए पूछेगा कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली था। ये पुर्तगाली कौन थे, तो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कब आया था, तो 17 मई 1498 को। चलिए ये देखिए 30 नंबर कर्नवालिस कोड बना। कर्नवालिस कोड 1773 में बना, 1793 में बना था, 1793 में कर्नवालिस कोड बना, तो 1793। डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए ये देखिए आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन की गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, तो 1914, 1933, 1912, सॉरी 1912 हो गया, सॉरी 1933 बोला गया, 1914, 1913, 1912, 1910। इसमें राइट आंसर क्या हो, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर इंटरनेट के माध्यम से नहीं देखा जाए, इंटरनेट पर भी 1913 देखा जाए, लेकिन हम कुछ पढ़े हुए थे 1911। आप जरूर करें, कन्फर्म करेंगे, ठीक है, कि ये सही होगा कि ये 1913 सही होगा। ठीक है, ये 1913 सही होगा, ये 1911, आपसे जरूर कन्फर्म है। चलिए ये आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। पुर्तगालियों ने गोवा पर क्या किया, अधिकार कर लिया। अब कब का अधिकार किया, इसके बारे में बताना है, जल्दी कमेंट करेंगे। तो इसको जो है ना, पुर्तगाली लोग क्या किया, 1910 में इसको अधिकार कर लिया। कहाँ, तो पुर्तगाल में। चलिए गोवा पर कर लिए, कहाँ, तो गोवा पे अधिकार किए थे। कौन, तो पुर्तगाली लोग। और कितने सारे 400 साल तक शासन किए, कितने सारे 400 साल तक। देखिए देश आज़ाद हुआ 1947 में, राइट, और उसके बाद भी कितना 9 या नहीं 14 साल तक शासन फिर किया। देश आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, देश आज़ाद होने के बाद भी क्या किया, 14 साल तक इसमें शासन किया। कौन, तो पुर्तगाली लोग, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आपके सामने 33 नंबर के कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की, तो 1885 में, 1773 में, 1771, 1673 में। इसका राइट आंसर क्या हो, तो 1773 ईस्वी हमारा राइट आंसर। बी हमारा राइट आंसर है। क्या होगा, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब थी, तो 1773 राइट आंसर होगा। बी हमारा राइट आंसर। चलिए अब देखिए इसमें देखिए आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन, संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था। संस्थाल विद्रोह का नेता कौन था, तो ये क्या थे, कौन थे, बिरसा मुंडा, सिंधु में कान्हू, काले राम, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, तो ये हमारे सिंधु एवं कान्हू हमारा राइट आंसर होगा। बी हमारा राइट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। और इसे कब किया गया था, 1955 में किया गया था, राइट। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए यह कहा 35 नंबर की भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब की गई थी। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब की थी, तो 1853, 1858, 1855, 1856। इसका राइट आंसर क्या, तो 1853 ईस्वी में किया था। किसका, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत। और ये कहाँ से कहाँ के बीच चला था, तो ये भारत मतलब मुंबई और थाने के बीच चला था। कहाँ, मुंबई और थाने के बीच। और कितना दूर चला था, ये आपको करना है कमेंट। क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि यह कितना दूर चला था, कौन, भारत की रेलवे लाइन। चलिए बहुत बढ़िया। और ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन के 1857 के विद्रोह के बिहार के नेता वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। ये जो बिहार के जो 1857 का जो विद्रोह हुआ, उस समय बिहार के नेता कौन थे, तो वीर कुंवर सिंह थे। और वे कहाँ के जमींदार थे, तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे, राइट आंसर सी। और ये जगदीशपुर के जो जमींदार वीर कुंवर सिंह थे, वो वृद्ध मतलब बूढ़ हो गए थे, मतलब बूढ़ा समझते ना, वो हो गए थे। उसके बाद क्या किए, मतलब अपने अंदर ना युद्ध दिखाकर नौजवानों को क्या करते, प्रेरित करते थे, उत्साह करते थे कि तुम्हें भी लड़ना चाहिए अपने देश की आज़ादी के लिए, जिस प्रकार मैं लड़ रहा हूँ, ये कहते थे ज़्यादा खासकर। ये कौन, ये वीर कुंवर सिंह। चलिए 37 नंबर की व्यापगत का सिद्धांत का है, मतलब व्यापगत का सिद्धांत का संबंध है। व्यापगत का संबंध किससे है, या या देखिए इसको कहते हैं व्यापगत या हड़पनीति, दोनों एक ही बात है। टेकार्जन से, डलहौजी से, लिटन से, या मिंटो से। इसका राइट आंसर क्या, तो हमारा राइट आंसर बी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए आपके सामने 38 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तो 1909, 1910, 1911, 1912। तो कब हुई थी, तो 1910 या 1911। जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या होगा, तो कब होता है, 1911 में हुआ था, राइट आंसर बी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले। और ये आपका रहा 39 नंबर क्वेश्चन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो 1887 में, 1885, 1875, 1857। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हमारा 1885 में किया गया था। किसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और इसके संस्थापक कौन है, तो ए ओ होम है। क्या है, ए ओ हो। हम ये क्वेश्चन कहते हैं VVI नहीं, ये आने वाला है अगले साल 2021 में, तो आने वाला है। मेरा चांस बहुत है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में बार बार आ गया, हिस्ट्री में बार बार आ गया। कोई भी क्वेश्चन देखो तो फटाफट बहुत आ रहा है, तो हम कहीं इस क्वेश्चन का आप जरूर याद कर लेंगे। और इसके संस्थापक कौन थे, तो A.O. होम थे। इसके पहला महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। ये जरूर याद रखेंगे।
40 नंबर, काला कानून किसे कहते हैं? रॉलेट एक्ट को। किसको याद नहीं होगा ये क्वेश्चन। चलिए, अब असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन ये आपका 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। देखिए, असहयोग हुआ था 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। समझ गए? बहुत बढ़िया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश के, नहीं, ढाका के बांग्लादेश में। कहाँ होता है? ढाका के बांग्लादेश में, राइट। चलिए, ये देखिए आपके सामने 50, बंगाल विभाजन की थी ये 1905 में। 43 नंबर के क्वेश्चन है, तो 1905 में बताए हैं। भारत विभाजन की घोषणा किस वर्ष? भारत का भी जो विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान जो विभाजित हो गया उस समय, तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 को हुआ था, राइट, 1947 को हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया। और ये देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये हमें क्वेश्चन किसी और स्टूडेंट ने पूछा था कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ये आप जरूर कमेंट करेंगे क्या होगा। चलिए, आपसे कमेंट करेंगे क्या हुआ स्वतंत्र भारत का। देखिए, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बोला जा रहा है, तो ये हमारा लॉर्ड सिराज गोपाल जा रहा है। क्या होगा? अंतिम पूछा जाए तो सिराज गोपाल। और यह पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम, तो प्रथम लॉर्ड माउंटबेटन था। अब इसमें कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। क्या हो गया कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर, अंतिम बोला यार, ठीक है, तो अंतिम है सिराज गोपाल जी, और प्रथम जो है लॉर्ड माउंटबेटन है, राइट। चलिए, ये शायद नेहा मौर्य की, नहीं, नेहा मौर्य शायद ऐसे ही पूछी हुए, छोड़िए। 46 जनवरी की भारतीय संविधान के अनुसार प्रभुत्व नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुसार, तो संविधान के हाथ में होगा, राइट सर, दिया हुआ। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे चले। ये देखिए, अर्थशास्त्र और इंडिका। चलिए, एक क्वेश्चन आप जरूर बताएंगे कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो किसके? तो ये मौर्य वंश के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, राइट। और देखिए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। और इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है। तो राइट है सर, ये होगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, नहीं सॉरी, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है, और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। चलिए, ये आप बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है? मिलता है, तो ये 13वां उल्लेख में क्या करता है? शिलालेख अशोक का कलिंग विजय में विजय का उल्लेख मिलता है, राइट। चलिए, ये आपके सामने 49 नंबर, त्रिपिटक साहित्य के संबंध है। त्रिपिटक साहित्य के संबंध है किससे है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म या शैव धर्म या वैष्णव धर्म से। इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करें क्या होगा। इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म है। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक होता है, 3, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ऐसे शायद होता है। विनय पिटक, अभिधम पिटक, सूत पिटक, राइट। चलिए, और ये आपके 50 क्वेश्चन है, और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट बात करेंगे, तो जरूर आप रुके रहिए। 50 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से प्राप्त है? तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ खासकर उसके लिए वे जरूर रुकेंगे, ठीक है। और सेट कविंग, देखिए सेट 2 जल्दी फास्टली हम अगर आपसे कमेंट कर देंगे, जैसे सेट 2 चाहिए तो जरूर आप कमेंट करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन लिया गया था, इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन नहीं आया ना, तो फिर हमको कहिएगा हमको, ठीक है। इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यही क्वेश्चन हिस्ट्री में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। हिस्ट्री में ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है, भले 2022 तक कोई भी चीज़ हो, लेकिन चलेगा, इसमें से भी आएगा ज़्यादा। अब जिस सेंटर पे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप शेयर कर देंगे तो और जल्दी वीडियो आ जाएगा। सिर्फ 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। क्या कीजिए? 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तो क्या होगा, सेट 2 जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अभी जरूर जाके शेयर कर दीजिएगा। और आगे कौन सा मॉडल पेपर चाहिए ये जरूर आप कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ हिस्ट्री करा रहे हैं आप सबके लिए। हिस्ट्री हो गया, चलिए बता दें कुछ थोड़ा सा आप सबके लिए, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और 1 2 3 हो गया है, और होम साइंस का भी करा दिया, साइकोलॉजी का भी करा दिए। धीरे धीरे सब चीज़ करा दिए। आप जो जो कमेंट करते चलिएगा ना, वो हम कराते चले। तो आप क्या करना है, जो भी मॉडल सेट आगे चाहिए वो इसमें कमेंट कीजिए। क्या कीजिए? इसमें कमेंट कीजिए, और अभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर तो भी 5 दोस्तों को तो बनता है, 5 दोस्तों या 2 ग्रुप में कर दीजिए। इतना मेहनत हम करते हैं, आपसे लेके इतना तो कर सकते हैं ना। नहीं करिएगा कोई गलत बात नहीं है, चल गलत बात है तब आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हर सेट में 50 रहेगा, कितना? हर सेट में 50 रहेगा। 50 10 सेट करेंगे तो कितना? 500 ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके बाद क्रैश कोर्स करेंगे, इतना मज़ेदार क्लास लेंगे कि मत पूछिए। आप जुड़े रहिए सिर्फ। बाय।